हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैंने पिछली बार थोड़ा अपना सिस्टम चेंज करके आप लोगों को लाइव डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की थी। हो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसको पढ़ लेते हैं आज। तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन पार्ट होते हैं उसके। एक तो ब्लड, उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हार्ट, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब बचता है ब्लड वेसल्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली तीन तरह की होती हैं। एक तो हुई आर्टरीज, एक हुई वेन्स, और उन दोनों के बीच में होती है कैपिलरीज। कैपिलरी सबसे छोटी होती है। तो जैसे आर्टरी है, ये जाएगी धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी, कैपिलरी बना लेगी। और फिर वो कैपिलरी फिर जो है थोड़ी बड़ी होती होती वेन बना लेगी। तो आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होती है। आर्टरी यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था। होपफुली आप लोगों को याद होगा, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, कोई से भी है इन तीनों में से, तो इनके तीन लेयर होती है उसके वॉल में। सबसे बाहर की है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस और कोलेजिनस टिश्यू से बनी होती है। बीच में हो गई ट्यूनिका मीडिया, जो कि मस्कुलर होती है। और सबसे अंदर की हो गई ट्यूनिका इंटरना, जिसमें एपिथेलियम होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। आप लोग जानते होंगे कि आर्टरी की वॉल थोड़ी थिक होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है एज कम्पेयर टू वेन्स। तो वो किस लिए थिक होती है? क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया इज थिकर देन इन दी वेन्स। तो अगर हम एक डायग्राम बनाए, इसका ल्यूमेन कम होता है आर्टरी का, क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया ज्यादा थिक होती है। और फिर ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्नल, दिस इज दी आर्टरी। वेन का ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिन होती है, देन ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज वेन। तो ये वेन है, ये आर्टरी है। और एक हम पतली कैपिलरी बना लेते हैं। कैपिलरी में तो ये दोनों होते ही नहीं, ट्यूनिका एक्सटर्ना ना मीडिया, इसमें खाली इंटरना होती है, जिसमें कि स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो हम एक बार इसको, ये हो गई ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की, और ये हो गई ट्यूनिका मीडिया वेन की। फिर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई आर्टरी की, और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई वेन की। ये हो गई ट्यूनिका मीडिया, और ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्नल। तो ये बात हो गई वेसल्स के तीनों के स्ट्रक्चर की। और ये इसमें खाली ये ट्यूनिका इंटरना है कैपिलरी में, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। तो ये तो बात हो गई हमारी तीनों ब्लड वेसल की। अब हम सर्कुलेशन की अगर बात करें, तो मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग में क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार एक डायग्राम बताया था सिंप्लीफाइड, वही अभी आप लोगों को एक बता दे रही हूँ। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो उसको हम मान लो ऐसे ब्लू कलर कर देते हैं टू डिनोट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड था तो उसको हम रेड कलर कर देते हैं टू डिनोट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोज सर्कुलेशन। इसके साथ ही इसमें हमारे डबल सर्कुलेशन भी होता है। डबल सर्कुलेशन को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, राइट एट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाती है, टू दी लंग्स। अब मैं वैसे तो लंग बना देती, लेकिन बुक में ये ऐसे ही डायग्राम बना और ऐसा ही डायग्राम नीट के क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके लंग में गई, लंग में इसने सारा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन लेके क्या बन गई, पल्मोनरी वेन, और वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ गई, इन दी लेफ्ट एट्रियम। तो इसको अगर हम ऐसे समझें, दिस इज दी pulmonary artery carrying deoxygenated blood and this is the pulmonary vein carrying oxygenated blood। तो ये मिलके बनता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आयोर्टा में। आयोर्टा आपको पता है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, और फिर ये आयोर्टा से डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, और वहां पे ऑक्सीजन दे दी जाती है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ऑर्गन्स में, और वहां से जो उसके वो है न्यूट्रिएंट्स भी दे देते हैं, ऑक्सीजन भी दे देते हैं, और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वेन्स के थ्रू, एक बड़ी वेन में आती है। वो बड़ी वेन का नाम क्या है, याद है किसी को, राइट एट्रियम में क्या खुलता है, वीना कवा, विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। तो ये आप मान लो सब टिश्यूज और ऑर्गन्स है बॉडी के, तो ये लार्जेस्ट वेन हो गई वेना कवा, और ये लार्जेस्ट आर्टरी हो गई अयोर्टा। इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि ये दो तरह के सर्कुलेशन हुए, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत पूछा जाता है, इसमें कुछ भी डाल देते हैं, इसको ABCD आइडेंटिफाई। एक तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का ये है, मैंने इसीलिए वही का वही बनाया है, कि जो हार्ट के ऊपर वाला है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें जो ब्लू ब्लू पार्ट है वो पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो रेड पार्ट है वो पल्मोनरी वेन होगी। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में खुल रहा है वो पल्मोनरी वेन है, जो राइट साइड में खुल रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है, और जो नीचे वाला है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है। उसमें वो जो राइट साइड में खुल रहा है वो अयोटा है, जो लेफ्ट साइड में खुल रहा है, जो लेफ्ट साइड में खुल रहा है वो अयोटा है, जो राइट साइड में खुल रहा है वो वेना cava है। तो क्योंकि ये दो तरह के सर्कुलेशन है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक और सर्कुलेशन होता है पोर्टल, वो क्या होता है, बिटवीन दी लिवर एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो भी खाना खाते हैं वो जो है उसमें से जो भी डाइजेशन के बाद टॉक्सिन्स बचते हैं वो पल्मोनरी, सॉरी, पोर्टल वेन के थ्रू
लीवर में जाते हैं, और फिर वहाँ लीवर तो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, वहां पे सब डिटॉक्सिफाई होता है, फिर वापस जाके ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। तो एक ये पोर्टल सर्कुलेशन भी चलता है। तो ये क्वेश्चन आता है, पोर्टल सर्कुलेशन किस ऑर्गन्स के बीच में चलता है? बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर। ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट है, जो पूरे समय बीट कर रहा होता है, मसल्स इसके, इसको भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए उसको, वो भी कहाँ से मिलेगा? ब्लड वेसल से। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन दे रही है, दैट दे आर नोन एज कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी, उस सर्कुलेशन को कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो एक दोनों ये भी थोड़े जानने वाले, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। तो अब आप लोग समझ गए, क्लोज सर्कुलेशन मतलब डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, डबल सर्कुलेशन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक पोर्टल सर्कुलेशन हो गया बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड लिवर, जो जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही खुल जाता है। एक कोरोनरी सर्कुलेशन हुआ जो हार्ट की ही वेसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जो है थोड़ा सा कंट्रोल समझते हैं हार्ट का। कंट्रोल या ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, या हार्ट को जो भी कह लो, एक्टिविटी। तो वैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जैसे हार्ट है तो उसके राइट एट्रियम में एक साइनो एट्रियल नोड होता है, वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो उसको कोई बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मायोजेनिक। हार्ट इज नोन एज मायोजेनिक, क्योंकि वो अपने आप सेल्फ एक्साइटेबल होता है, उसको बाहर की जरूरत नहीं होती। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मायोजेनिक, सेल्फ। और ये मायोजेनिक इसलिए, मायो का मतलब होता है मसल, और ये जो ऐसे नोड होता है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ मसल्स ही होता है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, इसमें से एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस उसको कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इसको स्लो डाउन करता है, डिक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। तो एक इस तरह से भी कंट्रोल होता है। और इसके अलावा हार्मोनल भी थोड़ा कंट्रोल होता है, एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, यूजुअली इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली मेनली तो ये मायोजेनिक सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, वाया पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, और एड्रिनल हार्मोन भी बढ़ाता है। तो ये कंट्रोल ऑफ कार्डियक एक्टिविटी थोड़ा सा हो गया। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिंपैथेटिक क्या करता है, कौन सा हार्मोन हार्ट रेट बढ़ाता है, एड्रिनल। और हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है। तो ये, और अब लास्ट में थोड़ा सा जो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ, मतलब डिसऑर्डर, समझ लो डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक सिस्टम। सबसे पहले तो हो गई हाइपरटेंशन। बहुत सुनते होंगे आप लोग आजकल बीमारी, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाइपरटेंशन इज बेसिकली इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। अब जो है मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता था? कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट का होता है। और डायस्टोल क्या होता है? जब रिलैक्सेशन होता है। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 होता है और डायस्टोलिक मोर देन 80,
ब्लड प्रेशर को हम ऐसे लिखते हैं 120/80 मिलीमीटर मर्करी, तो उसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। लेकिन थोड़ा बढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए से 190 हो गया, ये 110 हो गया, तब ये इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे किडनी, ब्रेन, आईज, इन सबको इफेक्ट करने लगता है। तो ये एक डिसऑर्डर हो गया हाइपरटेंशन। सेकंड हम माने तो एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो वो ये कोरोनरी सर्कुलेशन है, ये वाला, तो इसमें ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड वेसल, जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इनकी थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग हो गई तो जैसे मान लो ये है इसका ल्यूमन, अब उसकी थिकनिंग हो गई। थिकनिंग चाहे कोलेस्ट्रॉल से हो गई, चाहे कैल्शियम से हो गई, चाहे किसी से भी हो गई, तो पहले वो जितना ब्लड ले जा रहे थे अब उससे कम ले जा रही है, तो हार्ट मसल्स को कम ब्लड सप्लाई होगा। जब कम ब्लड सप्लाई होगा तो फिर पेन होने लगेगा चेस्ट में, दैट इज नोन एज एंजाइना। तो एक ये बीमारी होती है। और जो ये कोरोनरी आर्टरी की थिकनिंग होती है, दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और तीसरा होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर किसे कहते हैं कि एक तो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वो क्या होता है कि जब अगर आपको मैंने बताया कि दो लंग्स के बीच में ये हार्ट होता है ना, तो अगर लंग्स में पानी भर गया या लंग्स में कंजेशन हो गया, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हार्ट के ऊपर। मान लो ये पानी भर गया, ये एनलार्ज हो गया, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हार्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं हो पाती। तो दैट टाइप ऑफ हार्ट फेलियर इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक अलग होता है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट उससे। कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो सडनली हार्ट स्टॉप बीटिंग, जो वो ऐसे नोड है, ये जो ऐसे नोड था विच वॉज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, सडनली इसमें से जो वो निकलती है, मतलब ये ऑटो, ये एक्साइटेबल होता है, तो इसमें से जो वो निकलती है पल्स, वो निकलनी बंद हो जाती है सडनली। तो तब इन दैट केस हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। तो ये कुछ वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो ये छोटे मोटे थोड़े बहुत वो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हेन इज हाइपरटेंशन लेवल, जब 120/80 से ज्यादा होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स हार्मिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी 190/110 से ऊपर। फिर व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, इट इज थिकनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, जब इम्पल्स जनरेट होनी बंद हो जाती है ऐसे नोड से। एंड व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब लंग्स की वजह से हार्ट फेल होता है। ठीक है, तो हम लोग चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं पिछले साल के। ये देखो, एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, अभी बात करी थी 120/80, तो इसका आंसर हो गया ए, है ना। फिर ये पूछा था वेन पोजेसेस अ लार्जर ल्यूमेन बिकॉज, क्या बताया था मैंने कि वेन का ट्यूनिका मीडिया थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरी का, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, फिर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखो, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को, वो कम करते हैं हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को। तो इसका आंसर हो गया ए, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इंक्रीज तो कौन सा करता है, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, लेकिन वो दोनों को करता है, हार्ट रेट को भी और कार्डियक आउटपुट को भी। ठीक है,
अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायग्राम के हिसाब से पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था। तो अब आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये मैंने बोला था ना एक आइडिया लगाने के लिए कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब हम देखें कि इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा वो सही है। तो कैपिलरी थिन वॉल विदाउट मसिल लेयर एंड वॉल टू लेयर थिक, ये तो गलत है क्योंकि कैपिलरी में तो सिर्फ एक ही वॉल होती है, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, फिर वेन थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्क्स, थिन वॉल्ड तो होती है लेकिन वो जर्क्स में नहीं होता, जर्क्स में किस में होता है, आर्टरी में। अब तीसरा है डी पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, डी। डी कौन सा है, ये। क्या लगता है आप लोगों को, ये सही है? मैंने बताया था ऊपर वाला सब जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और ये डी किस में खुल रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या खुलता है, पल्मोनरी वेन। तो डी पल्मोनरी वेन, दिस इज द राइट आंसर। और अगर आप चौथा देखें, आर्टरी, आर्टरी थिक वॉल तो होती है लेकिन उसमें इवनली नहीं फ्लो करता, उसमें जर्क्स में फ्लो करता है। इसका सही आंसर हो गया सी। तो इस तरह से अगर आप लोग समझ समझ के डायग्राम को करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।